तो बयानों में, तस्वीरों में आपने देखा कि कल से अब तक बंगाल की राजनीति में किस कदर उबाल है, और ऐसा उबाल है कि जिसकी गूंज यहां दिल्ली तक सुनाई दे रही है। बंगाल में दरअसल राज्यपाल ने पथराव के मामले पर सरकार को फर्ज याद दिला दिया है। तो सवाल यह भी है कि क्या पश्चिम बंगाल फिर हिंसा की सियासत पर आगे बढ़ चला है? क्या प्रतिशोध ही पश्चिम बंगाल का सियासी चरित्र है? राज्यपाल ने क्या कहा, पहले ये देखिए। कल की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। मैं चाहता हूं कि राज्य में अमन चैन बना रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस जगदीप धनखड़ ने की, राज्यपाल पश्चिम बंगाल के, और उन्होंने कहा कि इस घटना पर डीजीपी को जानकारी दी। कल ही आपको बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर पथराव हुआ था, तो उन्होंने ये तमाम बातें आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। लोग बेलगाम ढंग से सड़कों पर उतरे थे। सुरक्षा व्यवस्था जो होनी चाहिए थी वो नहीं थी, और अगर मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की सरकार अपना काम ठीक से नहीं करेंगे तो वहां से मेरा कर्तव्य शुरू होता है, वहां से मेरी भूमिका शुरू होती है। रास्ते से भटकेंगी तो मेरे दायित्व की शुरुआत होती है। ये नसीहत सीधे सीधे राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी को दे दी है। माफी मांगनी चाहिए उनको अपने बयान पर, क्योंकि आपको याद दिला दें, कल ही जब हमले की यह घटना सामने आई, उसके बाद ममता बनर्जी ने इसे नौटंकी कहा था और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद से लगातार सियासत उबाल पर है। ममता बनर्जी को संविधान का पालन करना होगा और वो अपने कर्तव्य से न भटकें। बदले की भावना से मुख्यमंत्री काम कर रही हैं। तो ये तीखा हमला राज्यपाल ने भी मुख्यमंत्री के ऊपर बोला है। बीजेपी अध्यक्ष के खिलाफ ये बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। कल ही जब दोपहर बाद ये घटना सामने आई थी, उसके बाद पहले बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, उसके बाद गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से जवाब मांगे, और आज राज्यपाल ने भी एक रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी, और खुद राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तमाम बातें की। 16 सिनेमा डायलॉग सुने तो एक मारोगे तो हम 4 मारेंगे। अपने सियासी रक्त चरित्र के लिए कुख्यात पश्चिम बंगाल की सियासत एक बार फिर प्रतिशोध की सियासत की तरफ बढ़ चली है। प्रभाव इन हिंदी, जैसी करनी ऐसी भरनी। अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर डायमंड हार्बर में कल पत्थर फेंकने की घटना के खिलाफ बीजेपी की तरफ से बदला लेने वाले बयान सामने आ रहे हैं। जरा सुनिए पश्चिम बंगाल के बीजेपी के सचिव साइतन बसु का बयान। बदला शुरू হয়ে যাচ্ছে। ওই যে কালো কালি লাগিয়েছে, এটা সামান্য উদাহরণ একটা। 16 সিনেমা ডায়লগ শুনেছেন তো, এক মারোগে তো हम 4 মারেंगे। বিজেপি চাইলে তৃণমূল কংগ্রেসের কোনো নেতাদের পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বেরোনো বন্ধ করে দিতে পারে। কেউ বেরোতে পারবে না, সব এখানে ইঁদুরের মতো গর্তে লুকিয়ে থাকবে। एक्चुअली देयर इज अ प्रभाव इन हिंदी, जैसी करनी ऐसी भरनी। People and BJP workers are very much angry with these persons. दरअसल साइतन बसु दिल्ली की उस घटना का जिक्र कर रहे थे जब नड्डा के काफिले पर हुए हमले के विरोध में कुछ लोगों ने ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के बंगले पर काला पेंट पोत दिया था। दरअसल बदले की ललकार पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने लगाई थी। फेसबुक पोस्ट में दिलीप घोष ने लिखा था, उतना ही मारिए जितना आप बाद में हजम कर सकें। लाल डायरी में लिख कर रख रहा हूँ, सूद समेत वापस देंगे। हम बदलाव भी करेंगे और बदला भी लेंगे। ये ममता बनर्जी के 2011 के नारे का एक तरह से जवाब है। तब ममता ने कहा था, बदला नहीं, हम बदलाव चाहते हैं। कल नड्डा के काफिले पर हमले के बाद दिलीप घोष ने पश्चिम बंगाल के हालात की तुलना सीरिया और अफगानिस्तान से कर दी थी, तो एक अन्य नेता इसे उत्तर कोरिया करार दे रहे थे। সিরিয়ার মতো আফগানিস্তানের মতো পরিস্থিতি হয়ে গেছে। আমি কাশ্মীরের সঙ্গে তুলনা করেছিলাম বলে টিএমসি নেতাদের কষ্ট হয়েছিল, আজকে কাশ্মীর কেউ फेल कर दिए। बंगाल में एकदम नॉर्थ कोरिया के परिस्थिति बना हुआ है। यहाँ नॉर्थ कोरिया का जो तानाशाह है उसका जैसा शासन है। मैं बोलता हूँ यहाँ राष्ट्रपति शासन इमीडिएट लागू होना चाहिए। इन बयानों में ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का गुस्सा साफ झलक रहा है। आइए जरा फ्लैशबैक में चलते हैं और कल की तस्वीरें दिखाते हैं जब नड्डा के काफिले पर पत्थर फेंके गए थे। पत्थरों से चकनाचूर ये गाड़ियां जेपी नड्डा के काफिले का हिस्सा थी। इस पर सवार होकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगाल में सत्ता का सफर तय करने निकले थे, लेकिन सफर की शुरुआत में ही नुकीले पत्थरों से सामना हो गया।
काफिले में जेपी नड्डा, कैलाश विजयवर्गीय, मुकुल रॉय सरीखे दिग्गज नेता डायमंड हार्बर से गुजर रहे थे। उसी सड़क पर टीएमसी का झंडा उठाए सैकड़ों लोग पहले से ही तैयार खड़े थे। बीजेपी के काफिले की गाड़ियां पहुंचते ही पहले नारेबाजी शुरू हो गई और देखते ही देखते ये सड़क जंग का मैदान बन गई। टीएमसी के झंडे ही हथियार बन गए और बीजेपी के काफिले पर बरसने लगे। जिस तरीके से ममता जी के नेतृत्व में यहाँ सरकार चल रही है पिछले 10 सालों से, वह इस बात को स्पष्ट बताता है कि यह कटमनी कल्चर है, भ्रष्टाचार है, ऊपर से नीचे तक आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, लॉलेसनेस है और लॉलेसनेस के साथ साथ पॉलिटिकल पेट्रोनेज के साथ वायलेंस है और विकास के खिलाफ परिस्थितियों को पैदा करना यहाँ ममता जी की आदत है। हालांकि टीएमसी ने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया तो ममता बनर्जी ने इसे बीजेपी की नौटंकी बताया। लोग যদি না আসে তাহলে নিজে সাজিয়ে রাখবে যাতে নৌটঙ্কি করে ন্যাশনাল নিউজে ভালো করে দেখায় দেখো আমরা মেরেছি। আরে তোমার পেছনে 50 টাকারই কেন যায়? पश्चिम बंगाल का सियासी माहौल लंबे अरसे से गर्म है। पहले लेफ्ट और ममता के बीच लड़ाई होती थी, अब ममता बनाम बीजेपी। असली चुनावी लड़ाई अगले साल होनी है। तब तक ये जंग किन किन मोड़ों से गुजरेगी कहना मुश्किल है। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी एक्शन में आ गए हैं। राज्यपाल ने कहा कि बंगाल में लगातार रीति कानून व्यवस्था खतरनाक है। आज राज्यपाल ने ममता बनर्जी के बयानों पर क्या नसीहत दी, सुनिए। गुंडाके নিয়ে গুন্ডামি করছে। কালকে হেস্টিংসে যান গিয়ে দেখুন কারা ছিল ওইটাতে। কারা ছিল? তোমার দলে যারা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙে দিয়েছিল, আমাদের বুকের পাঁজর ভেঙে দিয়ে গিয়েছিল, তারা। তোমার দলের লোককে দিয়ে তুমি নাটক তৈরি করছো, তোমার দলের লোককে দিয়ে তুমি নাটক সাজাচ্ছ। টুইটারে ধরা পড়েছিল কে? फेक ट्वीट करने জন্য तुम्हारा आईटी कंपनी भूले जाओ ना, डोंट फॉरगेट ऑल दिस। मैं चाहता हूं राज्य में अमन रहे, चैन रहे। जब भी मेरे पास कोई जानकारी आती है मैं शेयर करता हूं ताकि समय रहते हुए हालात बेलगाम और बेकाबू न हो। जब ये हालात नहीं सुधरे तो बेबसी की हालत में 9:05 पर मैंने चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को ये लिखा, मैसेज किया, आई कोट, मैं उस दृष्टि में बात कर रहा था कि लोग बेपरवाह होकर, बेलगाम होकर आपराधिक कृत्य कर रहे थे। नरेंद्र मोदी सरकार कोनो गणतंत्र मानছেন না, कोनो राज्य सरकारेर সীমাবদ্ধতা মানছে না, কোন ফেডারেল স্ট্রাকচার মানছে না, কোন সংবিধান মানছে না। বিজেপি সরকার যখন যা ইচ্ছে তাই করছে আর আইন দেখাচ্ছে। রাজীব গান্ধীর 400 এমপি ছিল কিন্তু এসব করতে সাহস পায়নি। আর বিজেপির 300 এমপি নিয়ে তাও অতটাও নয়। কিছু কিছু পার্টি কখনো কখনো স্বার্থ দিয়ে দেয় তাদের সাপোর্ট, তাই নিয়ে কি করছে, যখন যা ইচ্ছে আইন করছে। मैडम, भारत एक है, भारत की आत्मा एक है, भारत की नागरिकता एक है। ये जो खतरनाक खेल है, कौन बाहरी कौन अंदरूनी, आप इसको त्याग दीजिए। आपने शपथ ली है उस संविधान के तहत काम करने की जिसका प्रियम्बल मैंने पढ़ा है। यदि अगर आप इस रास्ते से भटकती हैं तो मेरे दायित्व की शुरुआत होती है। আমার পরিবার খারাপ, আপনার পরিবার খারাপ, বাংলার সব পরিবার খারাপ। তোমরা ভুয়া তুলসী পাতা। গুজরাটের দাঙ্গা লোকে ভুলে গেছে, গুজরাটের দাঙ্গা লোকে ভুলে গেছে না, রেলের মধ্যে অত লোককে জ্বালিয়ে মারা সব লোকে ভুলে গেছে। কেউ বলেনি বন্ধু, সবার মনে আছে। স্টান্টবাজি করে হাজার হাজার কোটি টাকা দিয়ে मूर्ति बनावे। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं, गुजारिश करता हूं
भारत के महान प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर संविधान की भावना के विपरीत कार्य कर इस प्रकार का कदम मत उठाएं। मैं मानकर चलता हूं मेरी बात पर वो ध्यान देंगे। ये दुर्भाग्य ही है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति लहू में नहाई रही है। चुनाव के समय बंगाल में हिंसा बहुत पहले से होती रही है, कोई नई बात ही नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ये हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं। बीजेपी आरोप लगाती रही है कि वहां उनके कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, तो टीएमसी आरोप लगा रही है कि बीजेपी बंगाल में दंगे कराना चाहती है। न जाने क्या ही घुला है बंगाल की सियासी हवाओं में कि चुनाव आते ही बंगाल की धरती खून खराबे से सन जाती है। विरोधी दल एक दूसरे पर सिर्फ जुबानी वार नहीं करते, बल्कि कार्यकर्ता मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। दरअसल बंगाल में मौजूदा राजनीति है ही ऐसी, तुम एक मारोगे तो हम चार मारेंगे वाली सियासत। आपको बंगाल में हुई सियासी हत्याओं का एक आंकड़ा दिखाते हैं, यकीन मानिए हैरान रह जाएंगे आप। 16 जुलाई को नादिया में बीजेपी कार्यकर्ता बापी घोष की हत्या की। 6 अगस्त को टीएमसी कार्यकर्ता इसराइल खान को बम से उड़ा दिया गया। 15 अगस्त को हुगली में हुई हिंसक झड़प में बीजेपी कार्यकर्ता सुदर्शन की हत्या हुई। 6 सितंबर को रॉबिल पाल नाम के बीजेपी कार्यकर्ता की बर्धमान में हत्या हुई। 17 सितंबर को गणेश सरकार नाम के टीएमसी कार्यकर्ता की कूच बिहार में हत्या हुई। 17 सितंबर को ही शेख नसीम नाम के टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या हुई। 19 सितंबर को दीपक मंडल नाम के बीजेपी कार्यकर्ता की बम धमाके में मौत हुई। 4 अक्टूबर को बीजेपी नेता मनीष शुक्ला की उत्तर 24 परगना में हत्या हुई। 1 नवंबर को बिजॉय नाम के बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हुई। 7 दिसंबर को सिलीगुड़ी में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हुई। 9 दिसंबर को बीजेपी कार्यकर्ता का शव मिला। हमारे एमएलए देवेंद्र नाथ रे, बप्पी घोष, पूरन चंद्र दास, गौतम पात्र, सुदर्शन परमानिक, शेख लियाकत, गणेश रॉय, शंभारू बर्मन, दीपक मंडल, मनीष शुक्ला, ये सब पिछले 2 महीने में इनका मर्डर हुआ है। इन द पास्ट 2 मंथ्स मैंने सिर्फ आपके सामने 7-8 नाम गिनाए। ऐसी संख्या और श्रृंखला 130 की। लगातार हो रही हत्याओं का ही परिणाम है कि बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बना रही है। देवेंद्र नाथ रॉय हमारे एमएलए थे, उनकी हत्या हुई और सुसाइड में परिवर्तित कर दिया गया। मनीष शुक्ला की हत्या हुई सामने पुलिस स्टेशन के सामने और ऑटोमेटिक गन से, मोस्ट मॉडर्न वेपन से, और कोई इसमें कोई पकड़ा नहीं गया, कोई कुछ नहीं हुआ, कोई एक्टिविटी नहीं हुई। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रदेश के तरफ से लॉ एंड ऑर्डर को जिस तरीके से राजनीतिक पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। चंद रोज पहले बंगाल के दौरे पर गए गृह मंत्री अमित शाह ने भी बंगाल में हो रही राजनीतिक हिंसा को लेकर ममता बनर्जी पर सवाल उठाए थे। तो मां, माटी और मानुस का नारा तुष्टीकरण, तानाशाही और टोलबाजी में परिवर्तित हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इशारों में बंगाल में हो रहे राजनीतिक हत्याओं को लेकर ममता पर निशाना साध चुके हैं। मगर ऐसा ही आरोप ममता बनर्जी बीजेपी पर लगा रही है। वो लगातार कह रही हैं कि किसी भी सूरत में वो बंगाल को गुजरात नहीं बनने देंगे। बांग्ला के गुजरात बनाते আমরা দেব না মনে রাখবেন মানুষ আছে সঙ্গে তাই তৃণমূল থাকবে বঙ্গে। तो यूं समझिए कि 2021 में होने वाले बंगाल के चुनाव दिलचस्प होने वाले हैं। दीदी का वर्चस्व ढहा देने के लिए बीजेपी ने पूरा दमखम लगा दिया है, तो अपनी सत्ता को बचाए और बनाए रखने के लिए ममता बनर्जी भी पूरी शक्ति के साथ जुटी। लेकिन इस सियासी रस्साकशी के बीच राजनीतिक हत्याएं परेशान करती हैं। सवाल ये है कि क्या हिंसा के बगैर बंगाल की राजनीति नहीं हो सकती? दक्षिण 24 परगना से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। बीजेपी चुनावी मोड में है। पार्टी ने काफी पहले से तय कर रखा था कि हर महीने उनके बड़े नेता पश्चिम बंगाल जाएंगे। उसी कड़ी में जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बंगाल पहुंचे। मकसद साफ है कि 4 महीने बाद होने वाले चुनाव में अब की बार बीजेपी का कमल चमके।
बीजेपी के दिल्ली से लेकर कोलकाता तक सभी नेता एक सुर में काफी पहले से कह रहे हैं कि अब की बार बंगाल में उनकी सीटों का आंकड़ा 200 के पार जाएगा। 200 यानी 2/3 से ज्यादा सीटें, यानी ममता बनर्जी का लोकतांत्रिक तरीके से तख्ता पलट। विजय सुनिश्चित है। 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बनाने जा रही है। ममता दीदी इसको रोक नहीं सकती। जिस तरह की भीड़ मैं देख रहा हूँ रोड पर, जहां जाते हैं वहां पर, वो एक प्रकार का गुस्सा दिखाती है अभी के शासन के खिलाफ। एक और तो ममता जी के शासन के प्रति आक्रोश है, गुस्सा है, और दूसरी आंख में मोदी जी स्थिति को सुधार सकते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार पिछले 9 साल से चल रही है। 2011 में जब ममता ने लेफ्ट फ्रंट के लाल किले को गिराया तो वो एक ऐतिहासिक घटना थी। तब 34 साल पुराना लाल दुर्ग गिरा था। अब बीजेपी 10 साल में ही ममता सरकार को तृणमूल के साथ उखाड़ फेंकना चाहती है। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी उस तरफ इशारा कर चुके हैं। जो लोग लोकतांत्रिक तरीके से हमारा मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, देश के कुछ हिस्सों में उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार करके वे अपने मंसूबे पूरे कर लेंगे। मैं उन सब से आग्रहपूर्वक समझाने का प्रयास भी करता हूं। मुझे चेतावनी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काम जनता जनार्दन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन बंगाल को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बीजेपी ने पूरी रणनीति बना ली है। उस रणनीति का एक हिस्सा ये है, बीजेपी के बड़े बड़े नेता बंगाल में अपनी मौजूदगी हमेशा बनाए रखेंगे। इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से पहले भी कह चुके हैं। इतना ही नहीं, संगठन महासचिव बीएल संतोष के साथ दूसरे कई नेताओं को भी बंगाल में लगाया जा रहा है। अमित शाह जी और नड्डा जी का आने का कोलकाता में फिर बंगाल में फिर से अभी कोई तिथि निश्चित नहीं हुआ है, लेकिन हर महीना आएंगे, जरूरत पड़ने से ज्यादा भी आएंगे। जबकि महीना का प्रवास हो चुकी है, अगले महीना का तिथि वो लोग बताएंगे। बीजेपी के बड़े नेता उसको निभा भी रहे हैं। यही वजह है कि पिछले महीने की शुरुआत में अमित शाह पहुंचे थे और अब नड्डा ने दल बल के साथ डेरा डाल दिया। और उस कड़ी में जब पत्थरबाजी होने लगी तो बीजेपी टीएमसी पर और टीएमसी बीजेपी पर हमला बोल रही है। हम लोग संभालेंगे बंगाल का गढ़, तृणमूल का जो गढ़ है वो संभाला जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। हम इसके लिए चिंतित नहीं है। बीजेपी का कोई फेस नहीं है, कोई मुख नहीं है और कोई संगठन नहीं है। वो कहते हैं 200 सीट मिलेगा। नहीं, तो दिल्ली से आके कहना आसान है, पैसा खर्च करके कहना आसान। वैसे भी ग्रेटर नोएडा नगर निगम और राजस्थान पंचायत पोल से बीजेपी का जोश हाई है। उससे पहले बिहार में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। ऐसे में अपने बंगाल मिशन के लिए बीजेपी त्रिपुरा में पन्ना प्रमुख की तर्ज पर पश्चिम बंगाल में बूथ अध्यक्ष बना रही है। बीजेपी ने जैसे त्रिपुरा से मणिक सरकार को हटाया था, वैसे ही ममता बनर्जी को हटाने की रणनीति पर काम कर रही है। इसके लिए बूथ अध्यक्ष बूथ कमेटी फॉर्मूला पर काम कर रही है। स्थानीय वोटरों को रिझाने पर फोकस हो रहा है। खासकर महिलाओं का वोट अपनी तरफ जोड़ने की कोशिश हो रही है, जैसा बिहार में हुआ। बूथ स्तर पर टीएमसी से हर स्तर पर लड़ने की तैयारी हो रही है। पश्चिम बंगाल में 78,000 पोलिंग बूथ हैं। इनमें से 80% बूथ पर बीजेपी अपना अध्यक्ष बना चुकी है। लेकिन पिछली जीत और जमीन पर कार्यकर्ताओं के बढ़ते उत्साह से बीजेपी 2021 के नतीजे को बदलने का दम दिखा रही है। प्रशासन कोलैप्स कर चुका है, कहीं टिकता नहीं है। अगर हमारी सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस ना हो तो बंगाल घूमना मुश्किल है। मैं समझ सकता हूं कि कार्यकर्ता की क्या हालत होगी, लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, चुनाव की तैयारी करो। डायमंड हार्बर से भी हम कमल खिलाएंगे, इस बात को मैं आपको संदेश दूंगा। तो यूं समझ
समझिए कि सन 2021 का पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है, जहां एक और बीजेपी अपनी पुरजोर कोशिश कर रही है और अपने पूरे दमखम के साथ बंगाल में चुनावी राजनीति के लिए उतर गई है, तो वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी ठान ली है कि पूरा दमखम लगाकर अपने वर्चस्व को बचाए रखने का हर प्रयास करेंगी। इन सब के बीच में सवाल ये उठता है कि आखिरकार बढ़ती राजनीतिक हिंसा की घटनाओं के बगैर क्या पश्चिम बंगाल में राजनीति नहीं हो सकती? बीजेपी हुंकार भर रही है, लेकिन इस हुंकार पर फैसला पश्चिम बंगाल के वोटरों को करना है, जिन पर दावा ममता बनर्जी का भी है। दिल्ली में मनोज लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। सवाल बना हुआ है, आखिर कब और कैसे मानेंगे अन्नदाता। आज 16वां दिन है किसान आंदोलन का और दिल्ली के बॉर्डर पर किसान अब भी डटे हुए हैं। सरकार की तमाम कोशिशें फेल साबित हुई हैं। आज इस मुद्दे पर मीडिया से मुखातिब हुए कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने एक बार फिर किसानों से धरना तोड़ने की अपील की। साथ ही उन्होंने एक नया सवाल खड़ा किया। टिकरी बॉर्डर पर किसानों के धरना स्थल पर देशद्रोह के आरोपी शर्जील उमाम के पोस्टर लगे थे और शर्जील की रिहाई के नारे लगे। कृषि मंत्री ने पूछा कि इसका किसानों के आंदोलन से क्या लेना देना। उन्होंने कहा कि यह खतरनाक है और किसान संगठनों को इससे खुद को दूर रखना चाहिए। जो ये फोटो छपा हुआ है, मैं इसको दिखाना चाहता हूं आपको कि ये क्या प्रदर्शित करता है। किसान की मांग एमएसपी की हो सकती है, किसान की मांग एपीएमसी की हो सकती है, किसान की मांग एक्ट में प्रावधानों को लेकर हो सकती है, लेकिन ये किसान की डिमांड कहाँ से हो सकती है? अगर ये डिमांड और ये पोस्टरबाजी अगर वहाँ हो रही है तो मैं किसान यूनियन के नेताओं से कहना चाहता हूँ कि इससे बचना चाहिए और ये किसान आंदोलन को बिखेरने की कार्रवाई है। किसानों के आंदोलन का 16वां दिन, किसान टस से मस नहीं हो रहे। बातचीत की सभी कोशिशें अब तक विफल साबित हुई। कृषि मंत्री ने एक बार फिर किसानों से धरना खत्म करने की अपील की और इस बीच ये 16 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं 16 दिनों की, क्योंकि 16वां दिन है आज किसान आंदोलन का। और क्योंकि बातचीत नहीं बन पाई तो किसानों का यह कहना है कि आने वाले दिनों में यह आंदोलन और ज्यादा मुखर होगा, व्यापक होगा। मुझे लगता है रास्ता निकलेगा, मैं आशावान हूं। गतिरोध उन्हें तोड़ना चाहिए। सरकार ने आगे बढ़कर प्रस्ताव दिया है, सरकार ने उनकी जो मांगे हैं उनको समाधान करने के लिए प्रस्ताव उनके पास भेजा है और कोई भी कानून में जो प्रावधान पर आपत्ति होती है तो प्रावधान पर ही चर्चा होती है और जो आपत्ति उनके ध्यान में आई उन आपत्तियों को निराकरण करने की हमने कोशिश प्रस्ताव में की है और इसलिए उन्हें आंदोलन समाप्त करके और वार्ता का रास्ता अपनाना चाहिए। अब ये सब प्रस्ताव उनके पास हैं और उन लोगों ने जो विचार किया तो उस पर कोई टिप्पणी हम लोगों के पास तो नहीं आई। मीडिया के माध्यम से ध्यान में आता है कि उन्होंने प्रस्ताव को खारिज कर दिया। तो मैंने भी कल प्रेस करके फिर कहा था कि भाई कुल मिला के इन प्रस्ताव पर यूनियंस को कुछ कहना है तो निश्चित रूप से बातचीत कर सकते हैं, इसमें कुछ रह गया हो तो उन पर भी बातचीत कर सकते हैं। तो अभी बातचीत की कोई प्रस्ताव उनकी तरफ से आया नहीं है। किसान कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हैं तो सरकार कुछ नरम तो हुई है, लेकिन कानून वापस लेने के लिए सरकार भी तैयार नहीं। आइए आपको दिखाते हैं कि कल की कृषि मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद किसानों का क्या रुख है। कानूनों के माध्यम से भी हमने द्वार खोलने की कोशिश की है, लेकिन इस पर कुछ किसानों की जो भ्रांति थी उस भ्रांति को भी दूर करने के लिए हमने प्रस्ताव यूनियंस को भेजा है। मैं आपके माध्यम से पुनः यूनियंस को आग्रह करना चाहता हूं कि वो जल्दी से वार्ता के लिए तिथि तय करें और अगर इस पर उनकी कोई आपत्ति है तो सरकार उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि गलबात जारी रहनी चाहिए, हम भी कहते हैं गलबात जारी रहनी चाहिए। और खेती मंत्री के साथ 6 मीटिंग हो चुकी हैं। वो कह रहा है जे किसान जथेबंदियों अमेंडमेंटा को मनणगे तो बातचीत होगी, नहीं होगी। मोड़वी शर्त साडे पर एक फिर ला दी जाती है, इसको असी निंदा करते हैं।
ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ के ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ हैं ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ हैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੈਸਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, खेती मंत्री कुछ और बोल रहे हैं, गृह मंत्री कुछ और बोल रहे हैं। कृषि मंत्री के मुताबिक सरकार ने किसान नेताओं को मुकम्मल प्रस्ताव दिया था, लेकिन किसान नेता कुछ तय नहीं कर पा रहे। उधर किसान नेताओं का कहना है कि बातचीत टूटने के लिए जिम्मेदार सरकार है। हम लोगों ने एक पूरा प्रपोजल बनाकर उनको कल दिया, उन लोगों ने विचार विमर्श भी किया और फिर भी कुल मिला के उनके सारे जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का उत्तर देने के बाद भी आखिरी में वो लोग किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसकी निश्चित रूप से मेरे मन में भी काफ़ी कष्ट है, क्योंकि किसानों का विषय है और किसान ठंड में इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर बैठे हुए हैं और कोविड का संकट भी है। भारत सरकार जानबूझकर किसानों को यहाँ बिठाए बैठी है। वो एक तरफ कहते हैं हम बातचीत के लिए अपील करते हैं, बातचीत उनकी तरफ से टूटी है। हमारा सीधा सीधा सवाल है कि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट, रिपील दिस एक्ट्स, बहुत क्लियर बात है, तो जो आज उन्होंने मान ली। मौसमी सिंह इस वक्त जुड़ गई हैं हमारे साथ। किसानों के बीच इस वक्त मौसमी मौजूद हैं। मौसमी, 16वां दिन है ये और अब लगातार किसान ये कह रहे हैं कि आगे आंदोलन और बड़ा होगा। क्या लग रहा है? कृषि मंत्री तो बार बार कह रहे हैं कि हम प्रपोजल दे रहे हैं, लेकिन किसान स्वीकार नहीं कर रहे। क्या होगा अब आने वाले दिन में? देखिए मीनाक्षी, 12 तारीख को तमाम किसानों ने ये कहा है कि चाहे वो जयपुर दिल्ली हाईवे हो या बाकी जो सड़कें दिल्ली की तरफ आती हैं, चाहे वो लखनऊ आगरा वाला हाईवे हो, उसको जाम करने का कार्यक्रम है। लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं, तमाम किसान नेता कह रहे हैं कि जो किसान पंजाब से चले हैं उनको पानीपत में रोक दिया गया है, हरियाणा से कुछ किसान निकले हैं, कोई अमृतसर से निकला है, तो सरकार रणनीति के तहत उनको दिल्ली पहुंचने नहीं चाहिए जहां पे हमारा आंदोलन है। ऐसे में किसान जहां पे सरकार उनको रोकेगी, चाहे वो जयपुर से दिल्ली आने वाली सड़क पे जहां जहां उनको रोकेगी या टीकरी बॉर्डर पर या फिर उसके बाद गाजी बॉर्डर पे, वहीं पे किसान अब धरने पर बैठ जाएंगे। तो ऐसे में सिर्फ ये केंद्रित दिल्ली के इर्द गिर्द नहीं रह जाएगा, तमाम सड़कें हैं। अगर सरकार इस तरह से आंदोलन करने की कोशिश करेगी, किसान किसी तो तमाम ऐसे बड़े हाईवे हैं क्योंकि किसान उनको रोकेगी, वहीं पे वो अपना डेरा जमा लेंगे। ऐसे में ये पूरा जो गतिरोध है और बढ़ते हुए नजर आ रहा है। मीनाक्षी, ठीक है मौसमी, आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन देखिए जो ये टकराव की स्थिति बनी हुई है सरकार और किसानों के बीच कृषि कानूनों को लेकर, दोनों पक्ष अपना अपना रुख साफ कर चुके हैं। लेकिन इस बीच एमएसपी पर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ये भरोसा भी दे रहे हैं कि एमएसपी सिस्टम खत्म नहीं होगा। हम लिखित आश्वासन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान नहीं मान रहे। एमएसपी की खरीद के मामले में उन सबके मन में ये बात आती थी कि भाई एमएसपी पर खरीद बंद हो जाएगी और होगी नहीं, इसमें कुछ फर्क पड़ेगा। तो आप सबके ध्यान में है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को बोला, मैंने भी दोनों हाउस में इस बात को बोला और सबको आश्वस्त किया कि एमएसपी चलती रहेगी, इस पर कोई खतरा नहीं है। लिखित आश्वासन देने को भी तैयार हैं। बिल पे अगर नहीं वापस लेने की बात होती है, कहती है बाकी प्रस्तावों पे बात की, तो आप बात करने के लिए तैयार हैं? तो तैयार नहीं है, ना किसान तैयार है ना कुछ तैयार। तो 6 के बाद बात बंद है? हाँ बंदी है। जो उनके सुझाव हैं उस पर किसान संगठन कोई तैयार नहीं है और पूरी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसने ये तय किया है कि जब तक 3 बिल वापसी नहीं होंगे, एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा, जो पुराली वाला मामला है इसका समाधान नहीं होगा, ये किसान यहां से नहीं जाएंगे। मौसमी हमारे साथ अभी भी जुड़ी हुई है। मौसमी, देखिए सरकार ने कुछ लचीला रुख दिखाया है अपने पिछले स्टैंड से अगर हम तुलना करें, लेकिन अगर ऐसा है कि किसान कानून वापस लिए बिना मानेंगे ही नहीं, तो फिर तो आने वाले दिनों में ये तस्वीर और ज्यादा विकट हो सकती है। एफआईआर तो आज भी हुई है कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने के मामले पर। किसान एक तरफ, जी बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, एक तरफ किसान अपनी बात पे अड़े हुए हैं, दूसरी तरफ सरकार
मानने को तैयार नहीं है कि वो कानून वापस ले। कैसे कानून वापस ले जब इतने बढ़ चढ़ के उसको जनता में पेश किया है। कुछ किसान यहाँ पे उनसे पूछते हैं कि आगे ये आप लोग समर्थन में आए हैं दिल्ली से, क्या आपको लगता है आम आदमी का भी समर्थन मिलेगा किसानों को? कल 12 तारीख को एक बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। देखिए मैडम, आपके चैनल के थ्रू मुझे बताना चाहते हैं, जिस इंसान के साथ में पेट लगा हुआ है, रोटी हर एक इंसान को चाहिए, तो ये इसी के लिए हम लोग समर्थन करने हैं। लोकशाही जो है लोगों की भलाई के लिए होती है। संसार में पहला ऐसा उदाहरण होगा कि जनता जिन नेताओं को चुना है जनता ने अपने भविष्य के लिए, सुरक्षा के लिए, वही उनके खिलाफ काम कर रही है। तो आप लोग को लगता है कि का समर्थन मिलेगा किसानों? बिल्कुल है समर्थन। आप जिधर देखो लोग आ रहे हैं समर्थन करने के लिए। यहाँ से देखो आपको सामान उठाते हुए भीड़ की भीड़ चली जा रही है। अब आगे जाके देखो कहाँ तक भीड़ है। ये समर्थन कहते हैं। मौसमी में लौटूंगी, थोड़ा आवाज क्लियर हम तक नहीं पहुंच रही है, कुछ टेक्निकल दिक्कत है वहां पर, लेकिन किसान अपना रुख साफ कर चुके हैं कि कानून वापस लेने से कम पर वो नहीं मान रहे। लेकिन अब देखना ये होगा कि आगे सरकार की रणनीति क्या रहती है, क्योंकि अगर जिस तरह का जिक्र किसान कर रहे हैं कि आंदोलन और बड़ा करेंगे, देशव्यापी इसे बनाएंगे, तो ऐसे में ये सरकार के लिए एक मुश्किल की घड़ी जरूर होगी। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच करने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें वहां रोक लिया। हालांकि अभी वहां शांति बनी हुई है, लेकिन हमारे संवाददाता कुमार कुणाल की रिपोर्ट देखिए। सरकार और किसानों के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। किसानों ने आंदोलन की तैयारी कर ली है और इस बीच नेशनल हाईवे 24 पर जो किसान हैं उन्होंने एक कोशिश की कि वो दिल्ली की तरफ कूच करें। अपने तमाम मार्च के जरिए उन्होंने जो बैरिकेड लगाए गए हैं नेशनल हाईवे पर, उसको पार करके दिल्ली की तरफ जाने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर जो पुलिस बल है और अर्धसैनिक बल की टुकड़ियां हैं वो बड़ी संख्या में तैनात हैं और इसीलिए वो ये बैरिकेड पार नहीं कर पाए। यहाँ पर सीमेंट का भी बैरिकेड लगाया गया है। साथ ही में अगर हम दिखाएं दूर में तो किस तरीके से जो बड़े बड़े ट्रक हैं और तमाम वाहन हैं पुलिस के, उन्हें भी लगाया गया है ताकि इस पूरे बॉर्डर को सुरक्षित रखा जाए, यहाँ से किसान दूसरी तरफ ना जा पाए, दिल्ली में घुस ना पाए, तो ये व्यवस्था रखी गई। और इस बीच प्रशासन ने समझा बुझाकर किसानों को वापस जहां पर वो धरना पर पहले बैठे हुए थे वहां भेज दिया है और अभी स्थिति फिलहाल काबू में है। कैमरामैन आलोक दास के साथ कुमार कुणाल, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली आज तक। दिल्ली यूपी के बीच गाजीपुर बॉर्डर किसान आंदोलन का केंद्र बना हुआ है। वहां बड़ी तादाद में पंजाब के युवा किसान भी मौजूद हैं। आज तक संवाददाता कुमार कुणाल ने उन युवाओं से बात की। कई तरीके से किसानों का जो प्रोटेस्ट है उसको आगे बढ़ाने की तैयारी है और वो केवल सड़कों पर नहीं है बल्कि सोशल मीडिया पर युवा जो है, जो युवा किसान है, वो भी अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। अब आप इनके जो यहाँ पर इन्होंने अपना एक स्टिकर लगाया हुआ है, उस पर लिखा हुआ है पंजाबी में आई लव खेती और ऐप स्टोर पे अपनी खेती जो ऐप है वो भी इन्होंने डेवलप किया है। साथ ही साथ दूसरा हम दिखाएंगे कि दूसरा जो इन तमाम किसानों ने, युवा किसानों ने लगाया है प्राउड फार्मर, यानी हमें किसान होने पर गर्व है। तो ये एक बड़ी बात है, एक बड़ा मुहिम है। किस तरीके से आप लोग चला रहे हो सोशल मीडिया पर, आगे किस तरीके से बढ़ा रहे हो? सोशल मीडिया पर हम एक कैंपेन चला रहे हैं कि जिससे सारे लोगों को, सारी दुनिया को ये पता लगे कि फार्मिंग कितनी कठिन है और अनाज कैसे उगाया जाता है। कम से कम लोगों को इसकी कदर हो। ठीक है, ये जो हमारे बुजुर्ग यहाँ पे सड़कों पर बैठे हैं इतनी ठंड में, इनके बारे में लोगों को पता लगे कि ये खेती जब करते हैं कितनी मुश्किलों से खेती उगा के ये फिर अनाज पैदा करते हैं। उसका अगर एमएसपी रेट नहीं मिलेगा, वो अनाज हमारा बिकेगा नहीं, गेहूं और धान बिकेगा नहीं, हम क्या करेंगे? हमारे पास कोई और बिजनेस तो है नहीं। अच्छा, आप लोग तमाम लोग युवा हैं, आपने लगा भी आया हुआ है आई लव खेती, ये बिल्ला पूरा लगाया हुआ है, खुद खेती आप लोग करते हो। क्या लगता है कि युवा के लिए आगे खेती में मुश्किल और बढ़ी है क्या? जैसे ये कह रहे थे कि जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्हें बहुत मुश्किल आती, क्या युवा जा रहा है खेती की तरफ? जो ये काम हो रहा है इससे ज्यादा तो बहुत आगे कठिनाइयां आएंगी हमारे लिए। तो जो हमारे बुजुर्ग कर गए, हमारे बुजुर्ग किस लिए बैठे हैं यहाँ पे? हमारे लिए तो बैठे हैं आगे। वो चले जाएंगे, अपना काम करेंगे, उसके बाद हमें कठिनाइयां आएंगी। क्या करना पड़ेगा आगे जाके, कुछ पता ही नहीं है। जब और अब आपको दिखाने जा रहे हैं किसान आंदोलन की इनसाइड स्टोरी। कैसे किसान अपने घरों से दूर दिल्ली में धरना दे रहे हैं, उन्हें अपने परिवारों की फिक्र किस हद तक है और जिस तरह से पूरा आंदोलन चल रहा है उसे कैसे संचालित किया जा रहा है।
पूरा इंतजाम है। खाना बन रहा है, किसान बैठे हुए हैं, ट्रैक्टरों में, ट्रोलियों में, और पूरा धरना चल रहा है। दिल्ली बॉर्डर पर किसान अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। ऐसे में कई सवाल ये भी उठे हैं कि किसानों को खाने पीने का सामान आखिर कहां से आ रहा है। आज तक की टीम पंजाब के फतेहगढ़ साहिब पहुंची और यहां समझ में आ गया कि दिल्ली में किसानों का पेट कैसे भर रहा है। सुखविंदर जी, मुझे ये बताइए, आप ये गुड़ बना रहे हैं, तो ये आपका गुड़ जो है वो दिल्ली तक जा रहा है? हाँ, दिल्ली जा रहा है। दिल्ली आज भी भेजा ट्रॉली, एक ट्रॉली गई है हमारी आज, एक 3 दिन पहले गई थी, एक 6 दिन पहले गई थी, आज भेजा है। पंजाब से जो किसान दिल्ली आंदोलन में आए हुए हैं, वहां उनके परिवारों, खेतों, फसलों का ध्यान वहां रुके हुए लोग रख रहे हैं। ये जो खेतों में पानी दे रहे हैं आप, तो आजकल डबल काम है आपका? डबल तो नहीं है जी, ऐसा है ना भी जो हमारे साथ का गांव का पिंड का बंदा जाता है वहाँ, उसका काम भी बराबर में देखना पड़ता है ना। जो लाइट तो रोज तो आता नहीं है, करेंगे तो वो आ जाएगा, हमारा देखेगा, हम चले जाएंगे, जहाँ हमारा कोई भाई चला जाएगा, किसी न किसी को तो जाना ही जाना है। ये देखिए कैसे बेसन के लड्डू बनाए जा रहे हैं ताकि दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों को ताकत मिल सके। वो हमारे लिए वहाँ पे बैठे हैं, ठंड में मर रहे हैं। हम भी किसान की बेटी हैं, हम उनके लिए जो बन पाएगा हम करेंगे, हम ये लड़ाई जीत के दिखाएंगे। दिल्ली में सिंघू बॉर्डर पर आज तक की टीम को एक महिला किसान मिली जो घर की शादी छोड़कर दिल्ली में धरना देने आई है। आप नहीं गई शादी? ना बिल्कुल शामिल नहीं हो सकी। सूट सवाए करे रह गए, प्रेस कीते रह गए। और अब पंजाब के एक पूर्व सरकारी अफसर से भी मिलिए। ये भी पंजाब से कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली आंदोलन में आए हैं। सस्पेंड क्यों हुए आप? हम गए नहीं वहाँ पे। पहले हमारी फसल है ना, हमारी जमीन पहले है, वो तो बाद में है, और अपनी खेती की भी फिक्र है। ये लोग इसलिए दिल्ली में हैं क्योंकि वहाँ इनके परिवारों का ख्याल रखने के लिए लोग मौजूद हैं। जो दिल्ली किसान आंदोलन के लिए गए हुए हैं, अपने हकों के लिए गए हुए हैं, उनके पीछे उनके घर से जाने के बाद उनके घर में 100 तरह की दिक्कत आती है। तो हम मुझे सारे लोग और भी हमारे साथ वो लोग हैं, हम सब इकट्ठे होकर उनकी मदद करते हैं। पंजाब के लोग कहते हैं कि ये जमीन और जमीर की लड़ाई है और वो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। ये जमीन और जमीर की लड़ाई है। जब जमीन पे हमला होगा, जमीर पे हमला होगा, तो वो व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ने के लिए बाहर निकलेगा। फतेहगढ़ साहिब के लोगों का कहना है कि जो लोग दिल्ली गए हुए हैं, जब वो वापस आएंगे तो उनके बदले नए लोग जाएंगे और आने वाले उनका ध्यान रखेंगे। आनंद पटेल, फतेहगढ़ साहिब, आज तक। एक तरफ तो किसान सरकार से भिड़े हुए हैं, अपनी मांगों पर अड़े हैं, दूसरी तरफ मोदी सरकार के एक मंत्री ने इस किसान आंदोलन के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ बता दिया है। अब इस पर किसान और नाराज हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ सरकार और किसानों के बीच टकराव बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच किसान आंदोलन को लेकर केंद्रीय मंत्री राव साहिब दानवे के बयान पर भी बवाल शुरू हो गया है। राव साहिब दानवे ने कह दिया है कि किसानों के इस आंदोलन के पीछे चीन और पाकिस्तान का हात है। हे आंदोलन समजा शेतकऱ्याचं आंदोलन नाही आहे, याच्या पाठीमागे चायनाचा आणि पाकिस्तानचा हात आहे। या देशामध्ये पहिल्यांदा मुस्लिम समाजाला उचलवलं, काय सांगितलं? एनआरसी आली। राव साहिब दानवे ने ये भी आरोप लगाया कि सीएए और एनआरसी को लेकर पहले मुसलमानों को गुमराह किया गया और जब ये कोशिश कामयाब नहीं हुई तो अब किसानों को बताया जा रहा है कि नए कृषि कानूनों से किसानों को नुकसान होगा। इस पर शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि अगर इसमें पाकिस्तान का हाथ है तो सरकार को सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए। और एक केंद्रीय मंत्री का ये बयान है, राष्ट्रभक्त होने के नाते शिवसेना ये बयान बहुत गंभीरता से लेती है और रक्षा मंत्री, गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तीनों सेना दल के प्रमुख सभी ने तुरंत इस मामले में गंभीरता से विचार करना चाहिए और हमारे देश के अस्तित्व के बारे में ये गंभीर मामला है और तुरंत चीन के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर करना है। राव साहिब दानवे ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ये बयान दिया
अब पूरा महाराष्ट्र केंद्रीय मंत्री के पीछे पिल पड़ा है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बच्चू कडू ने तो राव साहेब दानवे को घर में घुसकर मारने की धमकी दी है। सर्व देशभर शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे, सगळ्यांकडून प्रचंड पाठिंबा भेटत आहे आणि शेतकऱ्याला पाकिस्तानी आणि चीनमधून चायनाचा सपोर्ट आहे किंवा त्यांचा हात आहे असं करून शेतकऱ्याचा पुन्हा अपमान केलेला आहे। त्याला अशा पद्धतीनं दानवे जर ते आंदोलनाला पाहत असतात तर दानवेच हा मूळचा हिंदुस्थानीचा आहे का पाकिस्तानचा आहे याचा DNA तपास। पुन्हा पुन्हा असं वक्तव्य करणं आम्ही मागं घरावर केलं होतं, आता घरात घुसून मारावं लागेल की काय अशी अवस्था। हम आपको बता दें कि कडू ने महाराष्ट्र से किसानों के साथ दिल्ली के लिए कूच किया है। उनको यूपी बॉर्डर पर रोक दिया गया था और वो 500 किसानों के साथ भरतपुर में रुके हुए हैं। सिर्फ बच्चू कडू ही नहीं, महाराष्ट्र के किसान नेता राजू शेट्टी ने भी राव साहेब दानवे के बयान पर उन्हें घेरा है। आणि सरकारमधल्या जबाबदार असणाऱ्या रावसाहेब दानवे सारख्या वाचाळ मंत्र्यांनी शेतकरी हे पाकिस्तान आणि चीनचे हस्तक आहेत अशा प्रकारचे वक्तव्य करायचे। अरे आम्ही पाकिस्तान आणि चीनचे हस्तक असतो तर आम्हाला सीमेच्या पलीकडून मदत येत असताना तुमच्या 56 इंचाच्या छातीचे पंतप्रधान काय करत होते? देशद्रोही आम्ही नाही तर तुम्ही देशद्रोही आहात। हम आपको बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में किसान 15 दिन से दिल्ली बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। सरकार कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है और किसान आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं है। पुणे से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो।